बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लाल वैशव सूर्यवंशी से बात की है। जहां बधाई के साथ साथ 10 लाख रुपए सम्मान राशि देने का भी ऐलान किया है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र यानी कि 14 साल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को फोन करके बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि वैभव सूर्यवंशी अपनी मेहनत और प्रतिभा के बलबूते भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बन गए हैं। यह सभी को उन पर गर्व है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय टीम के लिए नए कीर्तिमान रचें और फिर देश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी से दूरभाष यानी कि फोन पर बात करके उन्हें शुभकामनाएं दी है। वैभव सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री जी से 12 दिसंबर 2024 को एक अन्य मार्ग में मुलाकात भी की थी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की थी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की तरफ से वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का भी ऐलान किया है। दोस्तों बिहार में अब आम लोगों के कामों का निपटारा करने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। विशेष करके हर माह बिहार के ऐसे 10 डीएसएलआर यानी कि भूमि सुधार उप समाहर्ता की पहचान की जाएगी जिनका कामकाज ठीक नहीं रहेगा। यह विभाग इन अधिकारियों पर प्रपत्र को गठित करेगा जब इनके तहत उन्हें नोटिस दी जाएगी और संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर विभागीय नियमानुसार कठोर कार्रवाई होगी। सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने सभी डीएसएलआर के कामकाज की समीक्षा की है। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि नियमित कार्यों की निरीक्षण के कार्य प्रणाली में सुधार आता है। जिम्मेवार अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करना चाहिए। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में 50 डीएसएलआर के कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में लोगों के अधिकतर मामले न्यायालयों में पहुंचते हैं, इसलिए इसको भी प्राथमिकता देकर के समय से समस्या का समाधान करे। मंत्री ने कहा है कि अभी विभाग पूरी तरीके से डिजिटल मोड में है, इसलिए आप सभी का दायित्व है कि नियमित रूप से कोर्ट कीजिए और फिर सभी रिपोर्ट ऑनलाइन कीजिए। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राजस्व से संबंधित सभी अधिकारियों समेत जिलों में हो रहे कार्यों की समीक्षा करके प्रतिमाह रैंकिंग जारी की जा रही है। इसमें लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हालांकि मार्च महीने की जो रैंकिंग जारी की गई है उसके मुताबिक भूमि सुधार का काम निपटारे में पटना जिला फीसदी साबित हुआ है। इस मामले में शेखपुरा जिला सबसे शीर्ष पर है, अव्वल पर है, तो फिर वहीं पर दूसरे स्थान पर बांका है। इस रैंकिंग के अनुसार जहानाबाद मार्च महीने में लगातार तीसरे स्थान पर बना हुआ है। बक्सर पिछले महीने की 11वें स्थान से छलांग लगा करके 4थे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं पर सुपौल ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 20वें नंबर से सीधे 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं पर मार्च 2025 में जारी की गई रैंकिंग के अनुसार पहले स्थान पर रहे शेखपुरा को 100 में से 87.74 अंक मिले हैं। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर के साथ छेड़खान का मामला सामने आया है। सीएम हाउस और राजभवन के आसपास लगे पोस्टरों को रंग से पोत दिया गया है जिनमें नीतीश सरकार की उपलब्धियों और फिर बधाई संदेश शामिल थे। जहां वीवीआईपी क्षेत्र में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पोस्टरों को किसने पोता है। रंग पोतने वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा भी रंग दिया है। जहाँ एक दीवार पर कई पोस्टर लगे थे जिन्हें पूरी तरीके से रंग से ढक दिया गया है। इस घटना के बाद जेडीयू में आक्रोश फैल गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि एक जांच का विषय है। उन्होंने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज से उन लोगों की पहचान की जाएगी जिन्होंने ये कार्य किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा रंगने से उनके विकास और फिर उपलब्धियों को छिपाया नहीं जा सकता। बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार पर बिहार की जनता भरोसा करती है, विश्वास करती है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर पोस्टर में रंगना कितना सही है या कितना गलत है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर रखिएगा। दोस्तों बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त बल्लेबाजी ने सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों का भी ध्यान खींचा है। उन्होंने वैभव की रिकॉर्ड तोड़ पारी की प्रशंसा की है। सचिन तेंदुलकर ने वैभव की पारी का
वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया के अपने हैंडल पर लिखा कि वैभव की लीडर अप्रोच, बैड स्पीड, गेंद की लेंथ को जल्दी समझना और बॉल की एनर्जी को ट्रांसफर करने की काबिलियत उनकी शानदार पारी का राज है। जहां अंत में नतीजा 38 गेंदों पर 101 रन, बहुत बढ़िया खेल। वहीं पर यूसुफ पठान ने एक्स पर वैभव की तारीफ करते हुए लिखा है कि वैभव सूर्यवंशी को भारतीय द्वारा सबसे तेज IPL शतक का मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा भी कई प्रो क्रिकेटरों ने वैभव की पारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पर वैभव की पढ़ाई को लेकर के पिता संजीव सूर्यवंशी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वैभव डॉक्टर मुकेश्वर सिन्हा प्रिस्टी स्कूल ताजपुर बिहार में 8वीं क्लास का छात्र है। वैभव के पिता ने कहा है कि वह सवेरे उठ करके ट्यूशन पढ़ता है, लेकिन उसका ज्यादा फोकस क्रिकेट पर ही रहता है। वैभव ने अब इस दमदार पारी को खेल करके पिता की बात को कुछ हद तक सच भी साबित कर दिया है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं। वे न सिर्फ हर समाज के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, बल्कि उनसे अपने लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। जब मंगलवार को वे पटना में आयोजित भामा शाह की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वैश्य समाज से अपने गठबंधन का समर्थन करने की अपील की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद की कोशिश हमेशा से ही वैश्य समाज को एकजुट करने की रही है। जब हमने आपसे वादा किया था कि हमेशा आपके साथ रहेंगे, समाज की जो भी मांग रही है उसे समय समय पर पूरा करने की कोशिश की है। जो रिश्ता आप लोगों से बना है वह आगे और भी मजबूत होगा। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज बिहार में अपराध बढ़ रहा है। अपहरण, लड़कियों के साथ गलत काम जैसे मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन अब आकलन आपको करना है। नीतीश सरकार आप लोग के काम में लायक नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हम युवा हैं, हम नई सोच के हैं। जहां आइए एक नया बिहार मिलकर के बनाते हैं। हमें 17 महीने में कई काम किए हैं। हर जात के लोगों को नौकरी दिलाने का काम हमने किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बार हमें देख करके देखिए, मुझे लंबी राजनीति करनी है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जब बीजेपी के लोग सिर्फ डराते हैं और धमकाते हैं। दोस्तों, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 के 47वीं लीग मैच में शतक लगा करके कमाल ही कर दिया है, जो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में राजस्थान ने वैभव के ताबड़तोड़ शतक की बदौलत 8 विकेट से जीत दर्ज की है। वहीं पर शतक लगा करके प्लेयर ऑफ द मैच बने वैभव ने बताया है कि उनके साथ मौजूद यशस्वी जायसवाल ने उनकी बहुत मदद की है। वहीं पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी ने कहा है कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है। ये IPL में मेरा पहला शतक है और ये मेरी तीसरी पारी है। यह टूर्नामेंट से पहले अभ्यास के बाद यहाँ पर नतीजा सामने आ गया। मैं गेंद देखता हूँ और फिर खेलता हूँ। वहीं पर आगे वैभव ने यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करते हुए कहा है कि जायसवाल के साथ बैटिंग करना बहुत अच्छा है। वह मुझे बताता है कि क्या करना है और पॉजिटिव चीजें करता है। जब IPL में शतक लगाना मेरा सपना था और फिर आज पूरा हो गया। कोई डर नहीं है, मैं ज्यादा नहीं सोचता, मैं सिर्फ फोकस करता हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी है। जब PM मोदी ने कहा है कि टारगेट, समय और तरीका सेना तय करे और अटैक करें। जी हाँ, पाकिस्तान पर यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दहशत के खात्मे के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। उन्होंने कहा है कि टारगेट, समय और फिर तरीका सेना तय करे। आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और भी कई सारे अधिकारीगण मौजूद रहे। जहाँ आपको बता दें कि PM आवास पर 45 मिनट चली इस बैठक में निर्णायक कार्रवाई के लिए विस्तार से चर्चा हुई है। PM मोदी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद कहा कि मुझे अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। पाकिस्तान को सेना अपने हिसाब से जवाब दें। पाकिस्तान पर फैसला लेने के लिए सेना आजाद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दहशतगर्द को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। PM मोदी ने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और कहा कि हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट कौन से हो और इसका समय क्या हो, इस प्रकार के ऑपरेशन निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में पूरा देश सहम गया है। 26 लोगों की जान गई है। अब इसको लेकर के PM मोदी एक्शन में आ गए हैं और खुली छूट दे दी है जी हमारे देश की सेना को। दोस्तों, बिहार में खेत की खुदाई में भगवान बुद्ध की
1000 साल पुरानी 2 प्राचीन मूर्तियां मिली है। जी आपको बता दूं कि बिहार के लखीसराय शहर के कबैया थाना क्षेत्र में खेत की खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली है। काले पत्थर से बनी दोनों मूर्तियां पाल काल का प्रतिनिधित्व करती है। दोनों मूर्तियों का आकार और स्वरूप एक समान है। ये करीब 3 फीट लंबी और 2.25 फीट चौड़ी है। इनमें भगवान बुद्ध ललितासन में धम्म चक्र परिवर्तन की उपदेश मुद्रा में है। स्थानीय लोगों के अनुसार वार्ड 32 कबैया मोहल्ला से सटे क्यूल नदी तट किनारे विनायक कुमार बिट्टू के खेत में जेसीबी की सहायता से मिट्टी निकाली जा रही थी। इसी दौरान भगवान बुद्ध की दोनों मूर्तियां मिली है। जिस जगह पर मूर्तियां मिली है उस जगह से राजकीय पुरास्थल लाली पहाड़ी काफी नजदीक है। ये पहाड़ी बौद्ध विहार के रूप में चिन्हित है। वहीं पर सूचना मिलने पर पहुंचे कबैया थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने तत्काल दोनों मूर्तियों को हसनपुर गांव स्थित ठाकुरबाड़ी में सुरक्षित रखवा दिया। वहीं पर लखीसराय संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार यादव ने बताया है कि खुदाई में मिले दोनों मूर्तियों में भगवान बुद्ध धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है। दोनों मूर्तियों को ठाकुरबाड़ी के संग्रहालय में लाया गया है। दोस्तों अक्सर सास बहू का रिश्ता बिल्कुल इस तरह का होता है, जहाँ कांटे का होता है, यानी कि कांटे और फूल का होता है, यानी कि एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अक्सर ये देखा जाता है, सभी नहीं। लेकिन एक ऐसा सास और बहू का रिश्ता सामने आया है जिसको जान करके देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे और तारीफ करते नहीं थकेंगे। दरअसल बात यह है कि मृत सास की याद में बहू ने 60 लाख रुपए का मंदिर बनवा दिया है। जी हाँ, अब सास की मूर्ति बना करके रोज पूजा करती है सब बहू। यह मामला बिहार के बेगूसराय का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़े से मंदिर में एक महिला की मूर्ति नजर आ रही है। गांव की महिलाएं इस मूर्ति की पूजा करते हुए दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर एक बहू ने अपनी सास की याद में बनवाया है। जब महिला के मुताबिक उसकी सास देवी थी, जब उनके जाने के बाद वे टूट गई थी, इसलिए उनकी याद में मंदिर बनवा दिया। 60 लाख रुपए खर्च करके ये मंदिर बनाया है। जहाँ इस महिला की सास का देहांत हो गया था, जिसके बाद बहू ने उनके सम्मान में लगभग 60 लाख रुपए खर्च करके मंदिर बनवाया है। इस मंदिर में सास की बड़ी मूर्ति लगाई गई है, जिसे महिलाएं नमन करती है। जब महिला का कहना है कि उसकी सास देवी के समान थी और उन्होंने हमेशा परिवार के लिए त्याग और सेवा की है, इसलिए उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके सास के नाम का मंदिर बनवा दिया। वहीं पर अब ये बहू रोजाना मंदिर में जाकर के अपनी सास की पूजा करती है रोज। साथ ही साथ गांव की अन्य महिलाएं भी इस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है और अपने सास से कुछ मांगती है। जी हाँ, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे कि ऊपर वाले से मांगा जाता है, सेम उस तरह से ये मांगती है अपने सास से। दोस्तों दहशतगर्द के मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है तेजस्वी यादव पर। उन्होंने टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव पर विवादित टिप्पणी कर डाली है। जब उन्होंने कहा है कि जिस दिन तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राह छोड़ देंगे, उसी दिन देश से दहशतगर्द का खात्मा हो जाएगा और लोग अमन चैन की सांस लेंगे। जी हाँ, दरअसल पत्रकारों ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से पहलगाम में हुए हमले और फिर देश में दहशतगर्द के खात्मे को लेकर के सवाल किया था। जवाब में विजय सिन्हा ने कहा है कि देश से दहशतगर्द, अपराध, उग्रवाद और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी है कि तेजस्वी यादव अपने पिता की राजनीति से अलग होकर के स्पष्ट रुख अपनाएं। जब तक राजद की मानसिकता के लोग इन बीमारियों को संरक्षण देते रहेंगे, तब तक ये समाप्त नहीं होगी। जब कांग्रेस के समर्थन से ये ताकतें और मजबूत होती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजद और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति देश और फिर बिहार में समस्याओं को महामारी की तरह फैला रही है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज भगवान परशुराम और भामाशाह की जयंती है। दोनों ही राष्ट्र समर्पित महान व्यक्तित्व रहे हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही माह बाद होने वाले हैं। ऐसे में सीवान की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की राजनीति में एंट्री अब पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। जहाँ इस खबर पर मोहर खुद उनकी माता और फिर पूर्व सांसद प्रत्याशी रही हिना साहब ने लगा दी है। जहाँ हिना साहब ने एक दिन पहले ही कहा था कि वे लोग सोच रहे हैं कि ओसामा साहब को किसी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। इस बारे में हमारी परंपरागत सीट रघुनाथपुर को लेकर के सोचा जा रहा है। ओसामा साहब आरजेडी के टिकट पर अपने पारंपरिक प्रभाव वाले क्षेत्र रघुनाथपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ओसामा की एंट्री को लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों में उत्साह चरम पर है, विरोधी खेमे में हलचल दिख रही है। वहीं पर सोशल मीडिया से लेकर के चाय की दुकानों तक बस एक ही चर्चा है कि ओसामा अपने पिता शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को कितना आगे ले जाएंगे। बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। जब कुछ लोग इसे नई राजनीति की शुरुआत बता रहे हैं, तो फिर कुछ पुरानी सियासत का
लौटना मान रहे हैं। एक बात साफ है कि रघुनाथपुर की सियासत अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ओसामा साहब अपने पहले की चुनाव में कोई धमाका कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल उनकी एंट्री की चर्चाओं ने सियासी माहौल को गर्म करके रख दिया है। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शिक्षकों की समस्याओं का अब त्वरित निष्पादन होगा। जहां अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को अपनी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है। जहां राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कोई भी शिक्षक अपनी आईडी से लॉगिन करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जहां पोर्टल के जरिए शिक्षक लंबित वेतन भुगतान, अवकाश, सेवा संबंधित सुधियाँ, जब पीएम पोषण योजना, सरकारी योजना से संबंधित मामले, अन्य विद्यालयों की शिकायतें, भ्रष्टाचार और बाकी और भी कई सारे मामले सामने आए हैं। कई सारे मामले शिक्षक अपना सुझाव दे सकते हैं। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपर मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों, बिहार के 7 जिलों में जल्द ही 50 बेड वाले आयुष अस्पताल बनेंगे, जिसमें 834 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दूं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार के 7 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल जल्द बनेंगे, जिसके निर्माण के लिए 834 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया जारी। मंगल पांडे ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की बेहतर सोच का यह परिणाम है कि आज आयुष मंत्रालय लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। जब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धति को ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूती से स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू है तो आपको पता है, और शराबबंदी के साथ साथ जो ताड़ी है उस पर भी बैन है पूरी तरीके से। लेकिन अब ताड़ी पर जंग छिड़ी हुई है बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ताड़ी पर से बैन हटा देंगे। वहीं पर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव के सुर मिलाते हुए कहा कि ताड़ी प्राकृतिक चीज है और इसको हटना चाहिए, इस पर बैन हटना चाहिए। ताड़ी कोई खराब चीज नहीं है, इसको पीना चाहिए और इस पर बैन हटना चाहिए, ये कोई गलत चीज नहीं है। ये चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के उस वादे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर सत्ता में आते ही ताड़ी पर से बैन हटा दिया जाएगा। अब इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए के तौर पर मेरी पार्टी बिहार में सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन ये वहाँ शासन का हिस्सा नहीं है। जब मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ताड़ी एक प्राकृतिक उत्पाद है और इसे शराब की नहीं माना जाना चाहिए। जहां वहीं पर ताड़ी का व्यवसाय राज्य में परंपरागत रूप से पासवान समुदाय से जुड़ा हुआ है। जब तेजस्वी यादव ने पटना में पासी समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि शराबबंदी कानून ने उस समुदाय को प्रभावित किया है जिसकी आजीविका एकमात्र साधन ताड़ी निकालना था। जब ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने का वादा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पासी समुदाय पीढ़ियों से ये काम करता आ रहा है और फिर उनके पास आजीविका कमाने के लिए कोई और कौशल या फिर कृषि भूमि नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर बिहार से कितने क्रिकेटरों ने टीम इंडिया में जगह बनाई है? अगर नहीं पता है तो हम आपको भी बता रहे हैं ना। आपको बता दूं कि बिहार से कुछ बेहतरीन क्रिकेटर्स निकले हैं जिन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ वे आईपीएल में भी छाए रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य नाम MS धोनी, ईशान किशन का है। वहीं पर बिहार से वैभव सूर्यवंशी के रूप में एक नए युवा खिलाड़ी की आईपीएल में शानदार एंट्री हुई है। धोनी का जन्म रांची में हुआ था, जो कि पहले बिहार का ही भाग था, तो इसलिए आप धोनी को बिहारी भी बोल सकते हैं, बिहार के ही बोल सकते हैं। वहीं पर झारखंड के बनने से पहले धोनी अंडर-19 में बिहार के लिए खेले हैं। जी हाँ, यानी कि झारखंड बनने से पहले धोनी बिहार से ही निकले हैं, वो क्रिकेटर बने हैं, तो इसलिए उसको आप बिहारी भी बोल सकते हैं कि बिहार से निकला हुआ क्रिकेटर आप कह सकते हैं। इसके बाद से वे आज सबसे महान क्रिकेटरों में से एक जाने जाते हैं। वहीं पर धोनी का भारत का सबसे सफल कप्तान माना जाता है, जब भारत ने उनकी कप्तानी में सभी आईसीसी टूर्नामेंट के खिताब जीते हैं। धोनी अभी आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। वहीं पर एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ईशान किशन, जो कि पटना से आते हैं, वह बेहतर मौका पाने के लिए झारखंड से के लिए खेलने चले गए। वह भारत के लिए ढेर सारे मैच खेल चुके हैं। ईशान वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। वे आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं। वहीं पर तीसरा है मुकेश कुमार, जो कि इस समय आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल के मुख्य गेंदबाज हैं। वे भी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वे अब बंगाल के लिए
डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वह भारत के लिए भी खेल चुके हैं। वहीं पर शहबाज नदीम बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने अंडर 14 में बिहार के लिए खेला था। इसके बाद वे झारखंड के लिए खेलने लगे। वहीं पर वे भारत के लिए 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा बिहार से कीर्ति आज़ाद और सबा करीम जैसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने आगे चल करके भारत के लिए खेला है। वहीं पर वैभव IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा है। वे बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में IPL में एंट्री मारी है, जहाँ वे IPL में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। वहीं पर गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी मंगलवार को उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़ करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जदयू दफ्तर में नए अंदाज में देखिए CM नीतीश कुमार मेहमान से मेजबान बन गए। जी आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सुबह जदयू दफ्तर पहुंचे थे। जदयू कार्यालय में CM नीतीश कुमार का अंदाज अलग देखने को मिला। जब CM नीतीश पहुंचे तो थे कार्यक्रम में मेहमान बन करके, लेकिन वहाँ नेताओं और फिर मंत्रियों की मेजबानी करने लगे। CM नीतीश कुमार को सम्मानित करने के लिए जो अंग वस्त्र लाया गया, CM नीतीश कुमार ने उसे उन्हें ही पहना दिया जो कार्यक्रम की मेजबान थे, और CM नीतीश कुमार को अंग वस्त्र देने वाले थे। जिसके बाद एक के बाद एक CM नीतीश कुमार ने मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित मंच पर मौजूद तमाम मंत्री और फिर नेताओं को अंग वस्त्र भेंट करने लगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में केवल कुछ ही महीने बाकी हैं। इसमें राजनीतिक दलों के बीच वार भी शुरू हो चुका है। वहीं पर अब सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार की राजनीति में तनातनी शुरू हो गई है। जब वहीं पर साथ ही साथ महागठबंधन में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं पर अब मुकेश सहनी ने दावा किया है कि बेहतर सीट बंटवारा नहीं होने पर गठबंधन टूट जाएगा। इस दौरान पार्टी ने 60 सीटों की मांग कर डाली है। जब वहीं पर ऐसा होना शायद ही संभव हो। जब वहाँ पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुकेश सहनी गठबंधन से बाहर निकलने की फिराक में है। मुकेश सहनी के लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका प्लान B तैयार हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुकेश सहनी ने गठबंधन की पहली बैठक से पहले ही सीट को लेकर के सियासी पारी चलना शुरू कर दी थी। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि VIP पार्टी के वोट बैंक और फिर ताकत को देखते हुए कम से कम उन्हें 60 सीट मिलना चाहिए। वहीं पर अब हाल ही में हुए बयान में मुकेश सहनी ने 60 सीटों की मांग के साथ पार्टी CM पद को लेकर भी दावे ठोक दिए हैं। मुकेश सहनी ये बात अच्छे से जानते हैं कि मौजूदा गठबंधन में VIP को 60 सीट मिलना लगभग नामुमकिन जैसा है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में सीटों की मांग करने के बाद चर्चा आम है कि मुकेश सहनी NDA में जाने का मन बना लिया है। जब बीजेपी की रणनीति भी तैयार है, वहीं पर जहां पर एक और मुकेश सहनी 60 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो फिर वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये बयान दिया है कि गठबंधन समेत बिहार की राजनीति में खलबली सी मच गई है। दिलीप जायसवाल ने मुकेश सहनी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि गठबंधन के नेता हमारे संपर्क में है और फिर जल्द ही NDA में शामिल हो सकते हैं। केवल यही नहीं बल्कि रात में मुलाकात की भी बातें सामने आई थी। वहीं पर मुकेश सहनी ने गठबंधन की बैठक के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इस बात से साफ मना कर दिया है और फिर कहा कि बीजेपी भरवा फैला रही है और फिर नाम पर सहयोगी दलों को बार्गेनिंग कर रही है। मैं गठबंधन के साथ ही रहूंगा। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद अपने विधायकों के विवादित बयानों को लेकर के घेरी कांग्रेस ने एक नई पोस्टर जारी की है। जब कांग्रेस ने X पर एक तस्वीर के साथ पोस्टर में लिखा है कि जिम्मेदारी के समय गायब, बिना शरीर वाली तस्वीर में सिर वाली जगह पर गायब लिखा हुआ है। जब कांग्रेस की इस पोस्टर के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का आलम है। हालांकि तस्वीर में किसी का नाम नहीं है, लेकिन इसे PM मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। वही भाजपा ने कांग्रेस की पोस्टर पर पलटवार किया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर जब कांग्रेस हमलावर है। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में इसे लेकर के PM मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि देश का दुर्भाग्य है कि जब देश की शान पर हमला हुआ तब वो प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। जब सभी दलों के नेता बैठक में आए लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या बिहार दूर था? उन्हें आना चाहिए था और फिर योजना के बारे में बताना चाहिए था कि उन्हें हमसे किस तरीके की मदद चाहिए। वहीं पर अब कांग्रेस ने X पर एक बिना सिर वाली तस्वीर पोस्ट की है। जब इसमें लिखा गया है कि जिम्मेदारी के समय गायब। जब पोस्टर में शामिल तस्वीर में बिना सिर वाला शरीर दिखाया गया है, इसमें सिर वाली जगह गायब लिखा हुआ है। इसे लेकर के सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। कांग्रेस की पोस्ट पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने लिखा है कि कांग्रेस ने सिर से जुदा की अपनी छवि का इस्तेमाल करके कोई संदेह नहीं छोड़ा है। ये महज एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये
मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाने और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक छिपी हुई उकसावेबाजी है। ये पहली बार नहीं है कि जब कांग्रेस ने इस तरीके की रणनीति अपनाई है। राहुल गांधी ने कई मौके पर प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया है, फिर भी कांग्रेस कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक अहम घोषणा की है। घोषणा करते हुए कहा है कि बिहार सरकार जल्द ही उन सभी लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करेगी जिन्हें हाल के वर्षों में सरकारी नौकरी दी गई है। ये घोषणा चुनावी वर्ष में सरकार की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि एक एक लोगों की लिस्ट जारी होगी। सम्राट चौधरी ने इस दौरान विपक्ष पर भी जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2020 से 2025 में जिनको भी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नौकरी मिली है उनको सीएम नीतीश बधाई देंगे और फिर उनका लिस्ट जारी होगा। जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमने जिन जिन लोगों को नौकरी दी है जब उनकी पूरी लिस्ट बिहार सरकार जारी करने जा रही है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सभी को शुभकामनाएं संदेश भी देंगे और फिर सरकार की तरफ से बधाई भी दी जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2020 से 2025 तक जिन जिन लोगों को नौकरी मिली है उन सबकी लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है। बिहार सरकार ने भी इसको लेकर के हर जिले में आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जो पहलगाम में घटना घटी है उसको लेकर के केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वतन लौटने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और सभी नागरिकों का जो वीजा है वो रद्द कर दिया गया है। अब इस आदेश के बाद बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। इस संबंध में बिहार सरकार के गृह विभाग ने बिहार के सभी जिला पदाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को इस को लेकर के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मिल रही आदेश के अनुसार विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले पाकिस्तानियों के लिए जो सार्क वीजा है वो रद्द कर दिए गए थे। हालांकि इसमें दीर्घकालिक, राजनयिक वीजा और आधिकारिक वीजा शामिल नहीं है। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वर्तमान में वैध वीजा, राजनयिक और फिर आधिकारिक वीजा को छोड़ करके 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से रद्द किए गए हैं। जब पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। इस संबंध में कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा और फिर राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा। जब पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए वीजा की स्थिति परिशिष्ट में सारणीबद्ध रूप से दी गई है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और युवा हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि नीतीश सरकार 10-10 लाख रुपए देने जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा लेने वाले युवाओं के लिए स्टार्टअप स्कीम लागू की है। ऐसे में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप सेल गठित करने का निर्देश प्राचार्यों को दिया है। राज्य सरकार द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 10-10 लाख रुपए का सीड फंड उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि नए वित्तीय वर्ष में इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप को बढ़ावा मिल सके। विभाग के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड उपलब्ध कराना एक बड़ा फैसला है। स्टार्टअप सेल से छात्र छात्राओं में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। जहां वहीं पर अस्थायी स्टार्टअप को बढ़ावा देना जो नवाचार और फिर प्रौद्योगिकी के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करते हैं तथा स्थानीय, राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं। वहीं पर उद्यमिता को एक कैरियर विकल्प के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी सुविधा दी है, अच्छी सुविधा दी है। दरअसल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की शिकायतों को जल्द और ठीक से निपटारा के लिए एक नई वेबसाइट बनाई है। अब बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले शिक्षक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। जहां पर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिख करके कहा कि शिक्षकों की शिकायतें अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इससे शिकायतों को जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक और फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक और फिर खुद अपर मुख्य सचिव भी एक साथ देख सकेंगे। अगर शिकायत भ्रष्टाचार से जुड़ी है तो फिर उसे सिर्फ प्राथमिक और फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अपर मुख्य सचिव ही देख सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षकों को बार बार पटना न आना पड़े। जहाँ अक्सर देखा गया है कि अपनी समस्या लेकर के शिक्षक पूरे परिवार के साथ सचिवालय तक पहुँच जाते हैं, इससे उन्हें भी परेशानी होती है और फिर मुख्यालय का भी काम भी बाधित होता है।
दोस्तों, बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने, जो कि बीजेपी नेता है, तारकिशोर प्रसाद पूर्व डिप्टी सीएम है, उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने पुलिस से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हम एनडीए सरकार के विधायक हैं, लेकिन अपने पुलिस प्रशासन से शर्मिंदा हैं। क्या पावर के नशे में बिहार पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? ये सवाल है। क्या वर्दी वाले अब कानून को ठेंगे पर रखने लगे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के माननीय ही अब अपने ही सरकार की पुलिस पर इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी ने पुलिस के करतूत पर सरकार शर्मसार होने की बात कही है, तो फिर किसी ने अपने ही सरकार की पुलिस को लुटेरा बता दिया है। किसी ने पुलिस की करतूत को दहशतगर्द का हरकत बता दिया है। यह घटना जिले के डंगखोरा थाना क्षेत्र के नवादा गांव से जुड़ा हुआ है। दरअसल बात है कि 26 अप्रैल को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार युवक सूरज को छुड़ाने को लेकर के नवादा गांव के लोगों ने गांव के मुखिया सह भाजपा प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान के नेतृत्व में थाना पर धावा बोल दिया, जो कि कटिहार जिला में आता है। ये ऐसा आरोप पुलिस का है। इसी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नवादा गांव में से उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया। गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस पर मुखिया सह भाजपा प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान के घर में जम करके तोड़फोड़ करने और निर्दोष ग्रामीण महिलाओं को पीटने का भी आरोप पुलिस पर है। पुलिस ने इस दौरान बर्बरता की सभी हदें पार कर दिया। जब गांव में पुलिसिया कार्रवाई के खौफ से पहले ही फरार हो चुके थे, और फिर उसके बाद पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, जब मुखिया सह भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष आलोक चौहान के घर जम करके तोड़फोड़ मचाया। इसी को लेकर के पूर्व डिप्टी सीएम सह विधायक तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल और फिर प्राणपुर विधायक निशा सिंह ने पीड़ित गांव के लोगों से मुलाकात किया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपने ही सरकार के खाकी वालों के इस खौफनाक रूप पर जम करके बरसते हुए अपने ही सरकार से इन बेलगाम वर्दी वालों पर कार्रवाई की मांग किया है। ऐसे में पूर्व डिप्टी सीएम सह विधायक तारकिशोर प्रसाद ने जहां पर पुलिस की हरकत को सरकार के लिए शर्मिंदगी बताया है, तो वहीं पर विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने मुखिया आलोक के घर में पुलिस के घर में लूटपाट का आरोप लगाते हुए पुलिस को लुटेरा तक कह दिया। वहीं पर प्राणपुर के भाजपा विधायक निशा सिंह ने पुलिस की इस हरकत को दहशतगर्द की हरकत कहते हुए अपने ही सरकार की से अपने ही पुलिस के लिए कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। दोस्तों, इन दिनों देश के कई हिस्सों में पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। जब तापमान इतना बढ़ चुका है कि उमस और तेज धूप से राहत पाना अब किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। कई राज्यों में सूरज की तेज गर्मी ने सड़कें सुनसान कर दी है, तो फिर लोग घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं। और अगर किसी को बाहर जाना भी पड़ रहा है, तो फिर वे सर्द पानी की बोतल या छाव की तलाश में रहते हैं। जब वहीं पर दूसरी ओर बिहार का मौसम कुछ अलग नजर आ रहा है। अगर आप भी बिहार में रहते हैं, तो फिर आपको भी गर्मी से राहत मिल सकती है। दरअसल बात यह है कि बिहार में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, जिसके बाद यहाँ के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं पर मौसम विभाग ने यहाँ कई जिलों में 3 मई तक बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दो कि पूर्वी बिहार में तराई के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद यहाँ पर कई जिलों में ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जहाँ रात में हल्की ठंड भी लग रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अनुमान है कि 3 मई तक पूरे बिहार में बारिश होती रहेगी। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना, नालंदा, मधुबनी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय और फिर खगड़िया शामिल है। इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और फिर बिजली गिरने की संभावना है। दोस्तों, बिहार में अगले 3 महीने में सरकार 27,375 आशा कार्यकर्ताओं का चयन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभा के माध्यम से होगा। इनकी बहाली की जाएगी, जिसके कार्यान्वयन का जिम्मा स्थानीय मुखिया को दी जाएगी। वहीं पर शहरी क्षेत्रों में होने वाले चयन में स्थानीय वार्ड पार्षदों की अहम भूमिका होगी। ये निर्णय मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई राज्य स्वास्थ्य समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 21,009 एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 5,316 आशा चयनित होगी। इसके अलावा 1,050 आशा फैसिलिटेटर का भी चयन किया जाएगा।